So, हेलो दोस्तों, माय नेम इज शिवम। आई एम हेयर वंस अगेन विद एन अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेकंड चैप्टर 8th क्लास की ज्योग्राफी बुक में कौन सा है और वो किसके बारे में बात कर रहा है। आज की वीडियो में हम सेकंड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी के बारे में टोटल डिस्कस करेंगे और एक एक पॉइंट जो कि 8th क्लास में मेंशन किया गया है 8th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। तो गाइज, सेकंड चैप्टर जो 8th क्लास की ज्योग्राफी बुक में है, जिसका नाम है लैंड, सॉइल एंड वाटर, नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये पूरा एक चैप्टर है, सेकंड चैप्टर ऑफ द ज्योग्राफी बुक। ये 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है बेसिकली। हम पहले तो चैप्टर का नाम जानते हैं। लैंड जिसे हिंदी में हम भूमि कहते हैं या ज़मीन के नाम से भी हम जानते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज होता है जो कि रहने वाले अर्थ में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके सर्वाइव के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। ये एक नेचुरल रिसोर्स है। सेकंड, उसके बाद हम बात करते हैं सॉइल। मिट्टी कैसे फॉर्म होती है, ये हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा हुआ है। तीसरे वर्ड आता है हमारा इस चैप्टर का लैंड, सॉइल के बाद नेचुरल वेजिटेशंस। यानी हम बात करेंगे इस चैप्टर में कि प्राकृतिक वनस्पतियां, प्राकृतिक जीव जंतु कौन कौन से हैं, या फिर इस प्रकृति में मिली हुई हमारे को कौन कौन सी वेजिटेशंस है। फिर हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ हर कोई जानता है, जिसे हम बेसिक तौर पर जितने भी इस धरती पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर को यूज में लाकर अपने जीवन को सरवाइव करते हैं, ऐसे प्रजाति, ऐसे स्पीसीज या ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बेसिक तौर पर साइंटिस्टों द्वारा या फिर रिसर्चकर्ताओं द्वारा बेसिक तौर पर इन्हें बायोस्फीयर की कैटेगरी में डाला जाता है, जिसे हम जैव मंडल हिंदी में भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड की, क्योंकि चैप्टर का नाम ही लैंड है। तो भूमि है क्या? तो बेसिक तौर पर अगर मैं बात करूं तो जो भूमि होती है यानी लैंड, उसे माना जाता है अर्थ में मौजूद जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज में से एक हमारा लैंड आता है। ये एक नेचुरल रिसोर्सेज कहलाता है। जहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आप को सरवाइव रखता है। बेसिक तौर पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एयर, लैंड, वाटर और ऑब्वियस ही बात है एयर में मौजूद जितनी भी गैसेस है या जितनी भी ऑक्सीजन्स है उन गैसों पर सरवाइव करते हैं। लैंड अगर मैं बात करें तो लैंड अर्थ का 30% एरिया कवर करता है। यानी इस धरती का अगर हम टोटल एरिया की बात करें तो उसमें जो भूमि है उसका करीबन 30% हिस्सा शामिल है। तो अब बात आती है कि लैंड का यूज़ कहाँ कहाँ है। तो बेसिक तौर पर अगर हम बात करें तो जो अर्थ पर मौजूद एक सरफेस है, जो टॉप अर्थ का सरफेस माना जाता है, जिसे हम लैंड बोलते हैं, हिंदी में भूमि बोलते हैं, ये मुख्य रूप से कहाँ कहाँ या इसका किस किस जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इंसान द्वारा हर एक जगह हर एक प्रकार के कार्य को करने के लिए भूमि का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से कुछ कार्य है, जैसे अगर हम बात करें एग्रीकल्चर यानी कृषि, इंसान जो कृषि करता है वो लैंड पर ही करता है। दूसरा यूज़, लैंड का यूज़ हम बड़ी बड़ी सड़कों को बनाने के लिए भी करते हैं। तीसरा यूज़, लैंड जो होता है वो मुख्य रूप से बड़े बड़ी फैक्ट्री और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यानी घरों के निर्माण के लिए भी लैंड बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है, क्योंकि किसी भी घर को बनाने के लिए उसकी नींव जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और लैंड ही एक ऐसा सरफेस है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वो नीचे से हार्ड सरफेस का होता है। इसी के साथ साथ लैंड का कई सारे फॉरेस्ट, जंगल खड़े हैं लैंड की वजह से, और कई सारे एग्रीकल्चर के साथ साथ कई सारे पशु पक्षी जो जानवर्स होते हैं वो अपना जो फूड होता है वो लैंड से ही डेवलप होने वाले प्लांट्स से ही क्या करते हैं, गेट करते हैं या प्राप्त करते हैं। तो बेसिक तौर पर लैंड के बहुत सारे यूजेस होते हैं और इस धरती पर रहने वाले जितने भी लिविंग स्पीसीज हैं उनको बिना
लैंड के यूज़ इस धरती पर वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो ये बात हमारे को क्लियर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि लैंड के प्रकार कितने होते हैं। तो 2 प्रकार होते हैं लैंड के मुख्य तौर पर, यानी जो डिफरेंट्स ऑफ द लैंड्स होती है कैटेगरी, उन्हें हम 2 कैटेगरी में रखते हैं, जिसमें से पहला प्राइवेट लैंड्स आते हैं और दूसरा कम्युनिटी लैंड्स आते हैं। तो दोनों में सिंपल सा अंतर है। प्राइवेट लैंड्स किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के होते हैं जहाँ पर उसका खुद का ही दबदबा होता है या उसका खुद का राइट होता है, उसकी अनुमति के बिना कोई दूसरा उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वहीं पर जो दूसरा कैटेगरी है कम्युनिटी लैंड कहते हैं बेसिक तौर पर, ये लैंड पब्लिक ही लैंड होता है। जो जैसे हम बोले एग्जाम्पल के तौर पे पार्क हो गए, जैसे हम बोले कोई भी सरकारी संस्थान हो गई जहाँ पर हर किसी व्यक्ति को आने जाने की सुख सुविधाएं होती है और उसे कहीं पर भी रोका टोका नहीं जाता है। तो बेसिक तौर पर ऐसे लैंडों को हम कम्युनिटी लैंड। हम बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल या सॉइल होती क्या है। तो हम कह सकते हैं हमारा जो अर्थ है उसकी जो टॉप लेयर है, उस टॉप लेयर के सबसे ऊपरी परत में यानी सबसे टॉप लेयर पर जो थिन लेयर पाई जाती है, जो ग्रेनी सब्सटेंसेस से मिलकर बनी हुई है, वो हमारी सॉइल कहलाती है। सॉइल बेसिक तौर पर मिट्टी कहलाती है या मृदा भी हम इसे बोलते हैं। अब बात करते हैं मृदा बनती कैसे है। तो मृदा को बनने के लिए मुख्य 3 घटक होते हैं, यानी 3 इंपॉर्टेंट हमारे सब्सटेंसेस या 3 मुख्य मैटर्स होते हैं, जिसमें से पहला जो आता है वो हमारा ऑर्गेनिक मैटर्स आता है। दूसरा जो हमारा आता है वो आता है हमारा वेदरिंग रॉक्स, यानी जब हवाओं के चलते हुए या नेचुरल प्रोसेस के द्वारा जब बड़ी बड़ी चट्टानें आपस में कई लंबे टाइम पीरियड में छोटे छोटे रूप में टूट जाते हैं और वो बिखर जाते हैं, तो उसे हम वेदरिंग रॉक्स कहते हैं। तीसरा हमारा आता है मिनरल्स। तो इन 3 मुख्य घटकों से मिलकर यानी इन 3 मुख्य मैटर से मिलकर हमारी सॉइल का फॉर्मेशन होता है, जो कि क्या है, पहला हमारा आता है ऑर्गेनिक मैटर्स, दूसरा आता है हमारा हम वेदरिंग रॉक्स कहते हैं और तीसरा हमारा आता है मिनरल्स। मिनरल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सॉइल को क्या करने में, सॉइल को फर्टिलिटी। अब ये बात सबको पता है कि पिछले कुछ सालों से, यानी अगर हम बात करें पिछले 21st सेंचुरी के स्टार्टिंग से ही हमारा जो अर्थ है उसमें बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट के काम हुए हैं, बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी आई है और बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन का इंक्रीजमेंट हुआ है। इसी को देखते हुए अब जो ह्यूमन है वो फूड को सप्लाई करने के लिए क्या करता है, केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ करता है। या बेसिक तौर पर हम बात करें तो जंगलों को पूरी तरह से काट कर यानी डिफॉरेस्ट कर कर ज़मीन को वहाँ पर लैंड को क्लियर कर कर वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को खड़ा किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल। यानी जितने भी प्रकार से मनुष्य मिट्टी का या फिर हम बोल सकते हैं या प्राकृतिक वनस्पतियों को काट रहा है, उसके कारण उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो किस पर पड़ रहा है, वो सॉइल पर पड़ रहा है। और इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, यानी हिंदी में जिसे बोलते हैं मिट्टी का निम्नीकरण। निम्नीकरण होता क्या है या डिग्रेडेशन होता क्या है, बोलते किसे है डिग्रेडेशन। तो डिग्रेडेशन और कुछ नहीं है, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मनुष्य द्वारा अपनी उपयोगिता को बढ़ाने के कारण कहीं ना कहीं इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो डायरेक्ट सॉइल पर पड़ रहा है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बहुत तेज़ी से वीक होती जा रही है। तो बात करते हैं डिग्रेडेशन और डिग्रेडेशन के रीज़न क्या क्या है बेसिक तौर पर। तो जो सबसे बड़ा डिग्रेडेशन का पॉइंट है या जिसके कारण मिट्टी का जो फर्टिलिटी रेट है वो वीक हो रहा है, उसके सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है कि इरोजन और द डिपल्शंस ऑफ द सॉइल सबसे बड़ा इफेक्टर है जो सॉइल की फर्टिलिटी और सॉइल की क्वालिटी को डैमेज करता है। दूसरा सबसे बड़ा जो फैक्टर माना जाता है डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल, वो ये माना जाता है कि ओवर यूज लैंड का इंसानों द्वारा किया करने पर कहीं ना कहीं जो ग्रोथ रेट होती है, यानी हर एक चीज़ को एक टाइम पीरियड चाहिए होता है ताकि वो दोबारा से उस स्थिति में आ सके जिससे दोबारा से फसलों को उगाया जाए। ऐसे ही मिट्टी को फर्टिलिटी
लेने के लिए एक फसल के बाद कुछ समय चाहिए होता है और ये समय इंसान उसे नहीं देता है, जिसके कारण सॉइल की जो फर्टिलिटी रेट है वो तेज़ी से गिरता जा रहा है। तो ओवर यूज़ ऑफ द लैंड का भी एक फैक्टर है जो सॉइल को इम्पैक्ट करता है और जिसके कारण डिग्रेडेशन की जो सॉइल की डिग्रेडेशन है वो तेज़ी से इंक्रीज़ होती जा रही है। इसका जो तीसरा सबसे बड़ा इफ़ेक्ट है वो ये है कि बड़े बड़े सॉइल यानी जहाँ पर भी मिट्टी का क्षेत्र होता है या लैंड होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को वहाँ पर बना दिया जाता है, जिसके कारण से सीमेंटेड होने के कारण जो ज़मीनें होती है उसके कारण से जो मिट्टी की क्वालिटी और गुणवत्ता यानी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, यानी मिट्टी की क्वालिटी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इसी के साथ साथ कई सारे नेचुरल और नॉन नेचुरल ऐसे कई सारे एक्टिविटीज़ होती है जिसके कारण से मिट्टी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। नेचुरल में अगर मैं बात करूं तो जैसे कि कई बार आपदा आ जाती है, फ्लड आ जाता है, जैसे कि भूकंप आ जाता है, जैसे अर्थक्वेक बोलते हैं, इनके कारण से भी कहीं ना कहीं जो मिट्टी की क्वालिटी होती है या मिट्टी की जो हम बोल सकते हैं फर्टिलिटी होती है उस पर बहुत ही ज़्यादा डीप इम्पैक्ट पड़ता है। तो वहीं पर कुछ नेगेटिव या नॉन नेचुरल इम्पैक्ट होते हैं या नॉन नेचुरल एक्टिविटीज़ होती है जिस पर कहीं ना कहीं मिट्टी की जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है उस पर नुकसान होता है, जिसमें से कुछ ओवर ग्राजिंग या ओवर यूज़ ऑफ द लैंड और यूज़ ऑफ द केमिकल्स, यानी केमिकलों का जो क्रॉप को मैनेज करने के लिए या क्रॉप्स को फर्टिल करने के लिए यूज़ किया जाता है कई सारे केमिकल्स का। इसी के साथ साथ फर्टिलाइजेशंस होते हैं कई सारे, ठीक है ना। इसी के साथ साथ हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ डिफॉरेस्टेशन भी एक फैक्टर है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को डायरेक्ट डैमेज करता है या उस पर काफ़ी डीप नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो बेसिक तौर पर ये वो पॉइंट थे जिससे कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हो रहा है।